नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो पिछले वीडियो में भी हमने प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी। तो आज भी हमारा ये वीडियो प्रतिशत से संबंधित ही रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 50% अधिक है। यदि श्याम का वेतन 6,500 रुपए है तो राम का वेतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है श्याम का वेतन, यानी ये श्याम है, इसका वेतन दिया है। तो श्याम के वेतन से 50% अधिक है किसका? राम का। तो ये प्रतिशत में दिया है तो हम इससे मान निकाल लेंगे कि कितना अधिक है। रुपए में हम इसका मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि श्याम का वेतन बराबर कितना है? 6,500 रुपये। तो 6,500 का 50% हम निकालेंगे। तो 6,500 का मतलब गुणा 50% थे नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो 5 को 0 5 25 हासिल के 2 5 30 2 32, यानी 3,200 रुपए अधिक है। प्रतिशत में कहे तो 50% अधिक है, और अगर रुपए में मान कहे तो कितना अधिक है? राम का वेतन 3,250 रुपए अधिक। किससे? श्याम से। श्याम का 50% अधिक है ना श्याम के वेतन से, तो हम निकाल लिया 3,250। तो हमारा हमें किसका पूछा है? राम का। तो हम क्या लिखेंगे? राम का वेतन। तो राम का वेतन कितना हो जाएगा? तो 6,500 में हम क्या जोड़ देंगे? 3,250। अधिक है इसलिए जोड़ देंगे। अगर यहाँ कम होता, मान लो यहाँ कम आ जाता, तो हम क्या करते? इसको घटा देते। ठीक है, लेकिन अधिक है इसलिए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6,500 में 3,250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9,750। 9,750 रुपये। ठीक है, तो राम का वेतन कितना होगा? 9,750 रुपये। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सीधे से प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं हम। आगे और भी ऐसे प्रश्न आएंगे, उसमें हम क्या ट्रिक लगती है, कैसे हम करेंगे, तो उनकी चर्चा आगे करते हैं। तो अगला प्रश्न है, ए बी की अपेक्षा 20% कम कमाता है। कौन? ए। किसकी अपेक्षा? बी जितना कमाता है उसकी अपेक्षा ये 20% कम कमाता है। यदि बी 400 रुपए कमाता है, अगर बी 400 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाता है? तो ए कितना कमाता है ये में निकालना है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है, पहले जैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर क्या आया है? कम कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? बी कितना कमाता है? हमें हमारे 400 रुपए कमाता है। तो ठीक है, या 20% कम कमाता है। कौन? ए। तो हम पहले बी का 20% निकाल के देखते हैं कि रुपए में कितने रुपए कम कमाता है। ये तो प्रतिशत में है कि 20% कम कमाता है। रुपए में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 400 का 20% हम निकालेंगे। तो 400 का मतलब गुणा 20% थे नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 40 दूनी 80, यानी कहने का मतलब है 80 रुपए कम कमाता है। ठीक है, बी का 20%, बी की अपेक्षा 20% कम कमाता है। इसका मतलब है कि 80 रुपए कम कमाता है। कौन? ए। ठीक है, तो बी अगर 400 रुपए कमाता है तो इसका मतलब ए कितना कमाएगा? तो ए कमाएगा 400 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा? 320 रुपए। यानी ए कितना कमाएगा? 320 रुपए। ए कितना कमाएगा? 320 रुपए कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा कि 320 रुपए कमाता है। कौन? ए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। यदि अ का वेतन 4,500 रुपए तो ब का वेतन होगा। अब पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो प्रश्न किए थे सेम वैसा ही है। ठीक है, लेकिन भाषा थोड़ी सी बदल गई है। अब भाषा वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज कहाँ हुआ है कि अधिक है वो भी सही है। अ ब ए बी जो भी है, पी क्यू जो भी नाम भी दे सकते हैं अब की जगह, राम श्याम जो भी नाम दे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज कहाँ हुआ है ये प्रश्न में आपको समझना है कि अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। यहाँ तक तो सही है। यदि अ का वेतन, अब अ का वेतन दिया है ब का नहीं दिया है, यानी इसका देते तो हम 50% निकाल कर जोड़ देते,
लेकिन अब क्या दिया है हमें आ का वेतन, कि अगर आ का वेतन 4,500 रुपए है तब ब का वेतन कितना होगा, ब का वेतन होगा। तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फिर इसका करने का तरीका भी हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब का वेतन दिया होता और आ का पूछते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, इससे पहले हमने 2% कर लिए। तब तो हम क्या करते कि अगर ब का वेतन 4,500 होता तो 4,500 का 50% निकालते और जोड़ देते तो आ का वेतन आ जाता। लेकिन अब आ का वेतन दिया है और ब का पूछा है। ठीक है, तो ब का पूछा है तो दो ही है हमारे पास, अ और ब, जो भी है कोई भी नाम भी हो सकते हैं, यहाँ पर अ और ब से इनको दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेंगे, अब देखो वापस लाइन पढ़ते हैं कि अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। ब के वेतन से किसके से किसके साथ लगाए, ब, इसके वेतन से कौन, अद, 50% अधिक है। तो अगर हम माने कि ब का वेतन 100 रुपए है, ब का वेतन 100 रुपए है, तो अ का वेतन कितना होगा, तो इससे 50% अधिक है। अब देखो हमने 100 माना है, तो मैंने कहा 100 का जितना प्रतिशत निकालते हैं उतना आता है, तो 100 का अगर हम 50% निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 50 ही आएगा। इसका मतलब 50 अधिक है, तो सीधा हम लिख सकते हैं। तो आ का वेतन कितना हो जाएगा, 150। 150 कहां से आया, 100 में 50 जोड़ दी, क्योंकि 50% अधिक है किसका, आ का वेतन, किससे, ब से। तो अगर ब का 100 है तो आ का कितना हो गया, 150। अब यहाँ बात आ रही है कि आ का अगर 4,500 है तो ब का कितना होगा। तो एक एक नियम से हम करेंगे। तो यहाँ अगर आ का वेतन 150 है तो ब का 100 रुपये होता है, और अगर ए का 1 रुपये होता है तो ब का कितना होगा, कम होगा, 100 बटा में 150। ठीक है, और अगर ए का वेतन हमारे पास 4,500 है, रुपए लिख देते हैं यहाँ, रुपए रुपए ये रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेतन कितना हो जाएगा, तो 100 बटा में 150 गुणा में 4,500, तो ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 × 3 = 45। ठीक है, 4,500 है ना, पे एक जीरो से इधर का एक जीरो हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब 450 को हम किससे, 15 × 3 = 45 हो गए, 30 बार जीरो लगे हैं, 30 बार, 30 को 100 से गुना किया तो 3,000 रुपये। तो क्या आ जाएगा हमारा, ब का वेतन कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भाषा को बदल दिया गया है। अब ब का वेतन न देकर आ का दे दिया है, ब का पूछा है, तो फिर हम इस तरीके से इसको 100 मान लो। 100 और 100%, ये बात आपको ध्यान रखिए, जब आप प्रतिशत के सवाल करते हैं तब 100% आपके दिमाग में होना चाहिए, और 100 मानकर हम सवाल को जल्दी से कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा, वही रो मतलब फिक्स हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका देखिए क्या है, कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि 100 मानकर एक तो हम कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि माना कि चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपए, माना कि चीनी का मूल्य बराबर 100 है। ठीक है, 100 रुपए है। अब चीनी का मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, अब 100 रुपए में क्या हो गई, ये 20% की कमी। पहले चीनी 100 रुपए की मिलती थी, हम 100 ही खर्च करते थे, 100 की लाए 100 की खर्च कर दी। ठीक है, ये मानकर चलना है आपको, 100 है, 100 के 100 ही हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब 20% की कमी हो गई, 20% कमी हो गई, इसका मतलब चीनी कितने की आएगी, 80 की आएगी। चीनी कितने की आएगी, 80 की आएगी। सीधी सी बात है, 20%, 80 कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि 100 का अगर हम 20% निकालेंगे, भाई चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई तो कमी को तो हम घटाते हैं, अगर वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो कमी हो गई यहाँ पे, तो 100 यहाँ पर माना है, तो 100 का 20% 20 ही होगा, तो यहाँ पर 20 घटाएंगे क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, तो यहाँ 80 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो चीनी 100 की आती थी, अब 80 की आएगी। ठीक है, तो 100 की आती थी तो 100 की 100 ही हम खर्च करते थे, 80 की हो गई है। ठीक है, तो 80 की हो गई, तो अब यहाँ आगे क्या बोला गया है, खपत। खपत का मतलब खर्च में कितने की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कि अब यहाँ पर 80 की है, तो अब यहाँ पर इसमें वृद्धि करनी है, और वृद्धि कितने की करनी है ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी पहले 100 होता था, अब 100 का 100 ही होना चाहिए।
तो कितने की वृद्धि की जाएगी। अब कमी हो गई ना, तो अब वृद्धि करनी है कि खपत में कितने की वृद्धि की जाए ताकि खर्च, खपत का मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पहले 100 खर्च करना है, तो अब भी हम 100 करेंगे। जैसे आप ऐसे मान लो कि आपको 100 रुपए देते थे और आप 100 रुपए खर्च करके आते थे। अब आपको पैसे मिलने लगे 80 रुपए। जैसे घर से आपको 100 रुपए मिलते थे, आप 100 रुपए खर्च करके आते थे। अब 100 की जगह आपको क्या कर दिए, 80 रुपए दे दिए, लेकिन आपका फिक्स है कि आप 100 रुपए खर्च करोगे। तो 80 रुपए मिलने लग गए आपको, 20% कटौती कर दी, 80 रुपए आपको मिलने लग गए। तो फिर आप आपके खर्च को पूरा करने के लिए क्या करोगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, किसी न किसी से मांगोगे, बहन से मांगोगे, बड़े भाई से या बुआ से, किसी से मांगोगे और 100 रुपए कंप्लीट करोगे, तब आपका खर्च पूरा होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि 100 की आती थी, 100 की हम खर्च करते थे, अब 80 की हो गई, तो अब खर्च 100 का ही करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब बोल रहा है कितने की वृद्धि की जाए, तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे हमें, 20। ठीक है, तो 20 हम बढ़ाएंगे तब जाकर ये 100 होगा। ठीक है, अब किस में बढ़ाएंगे, किस में बढ़ा रहे हैं, 80 में बढ़ा रहे हैं या 100 में बढ़ा रहे हैं, बताओ। आप बोलोगे कि 80 में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकालेंगे तो कितने बढ़ा रहे हैं, तो वृद्धि तो हम लिख देंगे ऊपर। भाई वृद्धि प्रतिशत निकालो तो वृद्धि कितनी करेंगे, 20 की करेंगे ना। तो वृद्धि 20 की करेंगे, तो जिसकी प्रतिशत निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और बटा में। अब किस में से कर रहे हैं वृद्धि, 80 में से, इसमें से की जा रही है ना वृद्धि, 80 में बढ़ाए जा रहे हैं पैसे, तो यहाँ पर बटा में 80 हो जाएगा और गुणा में 100। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौक 100, 4 एकम 4, 4 से 25 बार, तो क्या हो जाएगा हमारा 25%। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, खपत में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। अभिष्ट प्रतिशत कितना आएगा, या हम कहते हैं कि प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा है, x बटा में 100 माइनस x। ठीक है, और गुणा में 100 तो हम लिखेंगे क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से तो गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बटा में 100 माइनस x गुणा में 100। ठीक है, x क्या है हमारे 20%, ये प्रतिशत है, इसको लिखना है। ठीक है, 20 है तो x का मान क्या हो जाएगा 20, और 100 माइनस x यहाँ पर 20 रखा, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे 20 और गुणा में 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 बटा में 80 गुणा में 100। भाई 100 में से 20 गए तो 80, तो 20 से एक बार, 20 चौक 80, 4 से 25 बार, तो 25%। अब देखिए यहाँ माइनस का निशान मैंने क्यों लगाया है, यहाँ पर कमी है 20%, इसलिए माइनस। अगर यहाँ वृद्धि आती है तो यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है, सीधी सी बात है। भाई सूत्र तो वृद्धि का निकाले, लेकिन यहाँ पर 20% मेरे कम है तो यहाँ पर 100 में से घटेगा, और अगर ज्यादा है, अधिक है, तो 100 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके बता दिए, 100 मान कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 25%। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी सेम हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अभी मैंने जो पहले बात बताई थी वही बात आपको ध्यान रखनी है, उसी के हिसाब से इस प्रश्न को करना है। ठीक है, पहले वाले में कमी थी, इस बार प्रश्न में वृद्धि है। ठीक है, दोनों ही आते हैं, वृद्धि आ सकती है, कमी भी आ सकती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु कितने की मिलती थी, 100 रुपए की। ठीक है, वस्तु के मूल्य में क्या हो गई है, 15% की वृद्धि हो गई, तो अब कितने की हो गई वस्तु, तो आप कहोगे 100 में 15 जोड़ दे, 15% का मतलब 100 का 15% 15 होगा, तो वस्तु मिलने लग गई है 115 रुपए की। कितने की मिल गई है, 115 की। ठीक है, जोड़ेंगे भाई, वृद्धि हो रही तो जोड़ेंगे और कमी हो रही तो घटाएंगे। ठीक है, तो 15%, तो वस्तु पहले 100 की मिलती थी, 100 ही हम खर्च करते थे। ठीक है, इससे ज्यादा हम खर्च नहीं करते, क्योंकि 100 है तो 100 की खर्च करेंगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अब वृद्धि हो गई, अब 115 की हो गई है। ठीक है, अब 115 में जैसे मान लो आप 100 रुपए मिलते थे तो 100 रुपए खर्च करते थे, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा रुपए मिल गए, यानी 15 रुपए ज्यादा मिल गए, अब आपको 115 रुपए मिल गई। ठीक है, तो 115 मिल गए, तो आपको अब कितने की कमी की जाएगी ताकि आपके खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आप 115 में से 15 कम करोगे तभी आपके 100 जाएंगे, 100 ही आपको खर्च करना है, तो 15 की कमी करोगे। तो यही बात यहाँ पर है, ऐसे समझ के चलिए, आप दैनिक जीवन से जोड़कर चलिए। ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो अब आप 115 में कितने कम करोगे कि 100 हो जाए। भाई यही हमारा फिक्स, पहले इतना था, इतना ही हम करते थे, लेकिन अब वृद्धि हो जाने के कारण अब खर्च में कितना कमी करेंगे, कितने प्रतिशत की, ताकि खर्च क्या हो जाए, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो अपरिवर्तित करने के लिए, यानी 115 को 100 के बराबर लाने के लिए कितने कम करने पड़ेंगे, 15।
15 की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो ये रुपए हमें प्रतिशत में निकालना है। 15 की कमी हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 15 की कमी हो गई तो हम क्या लिखेंगे, 15 बटा में, और किस में कर रहे हैं कमी, 115 में कर रहे हैं, तो बटा में क्या आ जाएगा 115, 15 बटा में 115 और गुणा में 100, ठीक है, गुणा में 100, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 5 3 15, 5 से 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 3 15। अब अभाज्य संख्या नहीं कटी तो 3 को 100 से गुणा किया तो 300 और बटा में 23, ठीक है, 300 बटा में 23। तो यहाँ पर नहीं कट रहे तो मिश्र भिन्न बना सकते हैं। 23 एकम 23, कितने बच गए हमारे 7, 70 हो गए, 23 थी 69, कितने बच गए 1, तो शेषफल 1 बटा में 23। तो 13 सही 1 बटा में 23% की क्या की जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। कितने की कमी कर रहे हैं हम, अगर हमारे पटना प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है वस्तु के मूल्य में, तो कितने की कमी कर रहे हैं हम यहाँ पर, 13 सही 1 बटा में 23% की कमी हो जाएगी, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए दूसरा तरीका कि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के लिए वही सूत्र, x बटा में 100 प्लस x और गुणा में 100, ठीक है। तो x कितना 15, तो x की जगह 15% की वृद्धि हो रही है। अब 100 प्लस x का मान कितना 15, अब यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, कमी हो रही तो माइनस, और यहाँ गुणा में 100। तो 15 बटा में 100 में 15 जोड़े तो 115 और गुणा में 100, तो 5 3 15, 5 से 23 बार, 100 को 3 से गुणा किया तो 300 बटा में 23, मिश्र बनाएंगे 23 एकम 23, 7 बज गए, 23 थी 69, 1 बटा में 23, तो 23 सही 1 बटा 23%, सॉरी 13 सही 1 बटा में 23% क्या हो जाएगी, हमारे प्रतिशत कमी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए, या तो आप ये सूत्र याद कर सकते हैं सीधा, ये भाई कमी हो रही है हमारे यहाँ पर तो माइनस का लगा देना है चिन्ह, और वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। जो भी पिछले प्रश्न हमने किए थे दो सेम वही प्रश्न है, वहां पर आय में वृद्धि हो रही थी, वहां पर मूल्य में कीमत में वृद्धि हो रही थी, तो खर्च में अपरिवर्तित कर दिया जाए, ये प्रश्न था। सेम वही प्रश्न है, करने का तरीका भी वही होगा, ठीक है। बस यहाँ भाषा थोड़ी बदल दी गई है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। सवाल करने का तरीका वही होगा जो भी पिछले दो प्रश्नों में हमने किया था, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी दो है, ठीक है, ए और बी है। अब दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं कि ए की आय क्या है, बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से 20, किसकी आय से, बी की। तो हम बी की मान लेते हैं कि बी की अगर 100 है, बी की आय अगर 100 है तो ए की कितनी होगी 120, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20% अधिक है किसकी, ए की आय बी की आय से, ठीक है। तो 100 का अगर 20% निकालते तो 20 आता है, और 100 में 20 जोड़े तो 120, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे लाइन है कि बी की आय, किसकी आय, बी की आय किससे, ए की आय से, किससे, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ए की आय से कितनी कम है, ये बी की आय, चलो बताइए तो कितना कम है, 120 में से 100 गए तो 20 कम है, कितना कम है, 20 ही कम हुआ ना। एक बार और बता देती हूँ, बी की आय, किसकी आय, बी, यहाँ पे मैंने याद रखा है बी की आय, फिर क्या बोला है आगे, ए की आय से, तो ए की आय 120 है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर अभी तो हम इसमें मान निकाल रहे हैं संख्या में, तो कितना कम है, बी, यहाँ सर 120 है और यहाँ 100 है, तो कितने कम है, 20 कम है, ठीक है। तो यहाँ से का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, से किससे पूछा गया है, तो ए की आय से पूछा गया है, तो ए की आय से बी कितना कम है, 20 कम है, क्योंकि ए की 120 है, बी की 100 है, तो 20 कम है, ठीक है। हमें प्रतिशत में निकालना है, तो कितना कम है, 20, तो 20 बटा में, ठीक है। अब जिससे पूछा है उसको ही नीचे लिखेंगे, तो हमें किससे लिखा है, ए से पूछा है, तो ए को हम कहां लिखेंगे, 120 को नीचे, ठीक है भाई। ए की आय से तुलना की जा रही है ना कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिससे तुलना की जाती है उसी को नीचे रखेंगे, और गुणा में 100 तो हम लिखेंगे क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 एकम 20 और बीच की 120, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 2 से 50 बार,
तो 50/3 और मिश्रण बनाएंगे 3 एकम 3, 2 बज गए, 3 छंग 18 और 2/3 यानी 16 सही 2/3%। क्या जाएगा कि बी की आई ए की आई से कितनी प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3% कम है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी हमने किया था, यहाँ कमी पूछा है प्रतिशत कमी, तो वही सूत्र हम लगाएंगे जो पहले वाले प्रश्न में लगाए थे, वहां सेम है ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x/100 प्लस x गुणा में 100, ठीक है। x कितना 20, 100 प्लस प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ प्रतिशत अधिक बोला गया है इसलिए 20 और गुणा में 100, तो 20/120 गुणा में 100, ठीक है। 20 से एक बार 20 की 120, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो 50/3, तो 3 एकम 3, 2 बज गए, 20 हो गए, 3 छंग 18, 2 से बच गए, तो 16 सही 2/3%। क्या जाएगा कि 16 सही 2/3% कम होगी, ठीक है। एक की आई से कितने प्रतिशत कम है? बी की आई 16 सही 2/3, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम है, जो पिछले प्रश्न हमने किए थे वैसे में थोड़ी भाषा बदल दी गई है, सेम वैसा ही करना है आपको, 100 मान के चलना है, इधर तो सूत्र वो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पी की आई क्योंकि आई से 10% कम है। पी की आई क्योंकि आई से 10% कम है, तो बताइए क्योंकि आई पी की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। सेम टू सेम पर्सन है, वहां पर अधिक था, यहाँ पर कम है, ठीक है। सेम वही बात है, तो हमारे पास है पी और क्यू, कोई नाम भी हो सकते हैं, पी क्यू इससे डिनोटेड किया गया है, नाम भी हो सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो पी और क्यू, ठीक है। तो अब दोबारा पढ़ते हैं लाइन की, पी की आई, किसकी आई? पी की आई क्यू की आई से 10% कम है, किसकी आई से? से पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्यू की आई से। तो क्यू की आई अगर हम 100 मान लेते हैं तो पी की आई कितनी होगी? 90 कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10% कम है, तो 100 का कितना भी प्रतिशत निकाले सेम संख्या आती है, तो 100 का 10% 10 होगा, तो 100 में से 10 गए तो 90, ठीक है। तो अगर क्यू की आई 100 है तो पी की आई कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, ठीक है। आगे की लाइन है हमारी कि क्यू की आई, किसकी आई? क्यू की आई। अब यहाँ क्या लिखा है? पी की आई से, किसकी आई से? पी की आई से। तो से जिसके साथ लगाए उसको ध्यान में रखना है, नीचे भी उसी को ही रखना है। हम प्रतिशत जब निकालेंगे तो से जिसके साथ लगा हुआ होता है उसी को हम कहाँ रखेंगे? नीचे। जैसे हमने प्रतिशत निकालना सीखा था तो हमने ये सीखा था जिसके साथ का लगा होता है उसको हम हर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी की आई से, तो पी की आई 90 है, तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो अभी संख्या में देखिए तो कितना अधिक है? 10 अधिक है। 90 में 10 जोड़ 100 में से 90 घटाते हैं तो 10 आते हैं, ऐसे कह सकते हैं भाई। 90 और 100 10 अधिक है, मतलब क्यों कितना अधिक है? इससे 10, किससे? पी से, ठीक है। तो अब प्रतिशत में हमें निकालना है, तो 10 अधिक है तो 10 की वृद्धि हो रही है, तो ये तो 10 तो ऊपर आ जाएगा। और किससे पूछा है? पी की आई से, तो पी की कितनी है? 90, तो 90 हम नीचे लिखेंगे हर के रूप में, और गुणा में 100 तो लिखना ही है, क्योंकि प्रतिशत में हम निकाल रहे तो प्रतिशत के लिए 100 तो लिखेंगे। और एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया तो बच गया 100/9, जो एक अनुचित भिन्न है, तो इसकी हम क्या बना लेंगे? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। और यहाँ पर एक बच गया 9 एकम 9, और यहाँ एक बच गया तो बटा में 9, ठीक है। तो 11 सही 1/9%। क्या आ गया? 11 सही 1/9%। सीधी सी बात है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका में क्या निकालना है? प्रतिशत अधिक, वृद्धि बोलो या अधिक बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो x/100 माइनस x गुणा में 100, ये लिखेंगे। माइनस क्यों लगाए यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कमी है, ठीक है, कम है। तो 100 x का मान 10/100 माइनस 10 गुणा में 100, तो 10/90 गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बच गया? 100/9। मिश्रण बनाएंगे तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि किससे पूछा जा रहा है, से जिससे पूछा जा रहा है उसी को ध्यान में रखकर आपको प्रश्न को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नीतू को किसी परीक्षा में 130 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है,
ठीक है। यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 30 हो, प्रतिशत 30 हो, इसका मतलब 30%, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 30%, मिनिमम 30% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब टोटल, टोटल परीक्षा में कितने का पूर्णांक था वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जो भी पूर्णांक हम निकालेंगे वो पूरा कितना होगा, 100%। ये आपको पता है कि प्रतिशत में किसी वस्तु का मूल्य अपने आप में पूरा 100% होता है। ठीक है, तो पूर्णांक यानी 100% हमें निकालना है। ठीक है, कि कितने अंक की परीक्षा हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 130 अंक तो नीतू को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन 20 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गई है। इसका मतलब है कि अगर 20 अंक उसको और आ जाते तो वो पास हो जाती, पास का मतलब वो उत्तीर्ण हो जाती, और उत्तीर्ण हो जाती इसका मतलब उसके 30% मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि उत्तीर्ण अंक बराबर होंगे 130 प्लस 20 बराबर 150 कह सकते हैं, क्योंकि 130 अंक तो उसको मिले हैं और 20 और अगर मिल जाते तो वो पास हो जाती। तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, मिनिमम 150 अंक तो चाहिए। ठीक है, अब 150 अंक उत्तीर्ण होने के लिए, और उत्तीर्ण का प्रतिशत भी हमें दिया हुआ है। देखो दोनों बातें हमारे सामने आ गई है, उत्तीर्ण के अंक भी हमारे सामने है और उत्तीर्ण प्रतिशत है 30%। तो अगर प्रतिशत में आपको पूछे कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए तो आप कहोगे 30%। अंक पूछे कि कितने अंक चाहिए तो 150। तो ये दोनों बातें सेम हो गई, ये दोनों बातें हम बराबर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो आप कहोगे रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, कि 30% बराबर क्या है, 150 अंक की। ठीक है, अगर 30% की वैल्यू हमें पता है कि 150 होती है, तो 100% की वैल्यू तो हम निकाल, 100% मतलब टोटल अंक, तो अपने आप में 100% होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 30% बराबर अगर 150 है तो 1% बराबर होगा 150 बटा में 30। एक ही नियम यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा था, तो उससे करेंगे। तो 100% बराबर क्या होगा, ज्यादा, तो 150 बटा में 30 और गुणा में 100। देखो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लग रहा है तो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा हट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से 3 पंजे 15, तो 5 को 100 से गुणा किया तो 500। तो 500 यानी टोटल पूर्णांक कितने का था, परीक्षा में पूर्णांक था 500 का। कितने का था, 500 का। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीके में देखिए, यहां तक तो आप करोगे कि उत्तीर्ण अंक 150 है, उत्तीर्ण का प्रतिशत 30% है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो हम रामबाण विधि से इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत के उल्टे को इससे गुणा कर लेंगे। इस तरीके से हम करते हैं रामबाण विधि से। तो 150 गुणा में 100 बटा में 30 सीधा कर लेंगे। भाई 30% को हम 30 बटा 100 लिखते हैं, तो इसके उल्टे से गुणा करना है प्रतिशत जो दिया हुआ है, तो 100 बटा में 30। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, 3 पंजे 15, 5 को 100 से गुणा किया तो 500। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके रामबाण विधि से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल पूर्णांक कितने का था, 500 का था। दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सीमा ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंक से असफल हो गई। ठीक है, यदि परीक्षा का सफल प्रतिशत 30 हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। सफल प्रतिशत का मतलब है सफल यानी उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, तो कुल पूर्णांक कितने का होगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न है। तो देखिए सफल अंक कितने हो जाएंगे, सफल बोलिए या उत्तीर्ण बोलिए एक ही बात है। ठीक है, तो सफल अंक कितने हो जाएंगे, 180 प्लस 30 बराबर 210। ये क्यों जोड़ा मैंने 30, क्योंकि 180 अंक आने के बावजूद भी वो 30 अंकों से असफल हुई है। इसका मतलब 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाती, सफल हो जाती। ठीक है, तो 210 अंक चाहिए सफल होने के लिए, और सफल का प्रतिशत भी हमें दिया है। सफल का प्रतिशत कितना है, सफल होने के लिए 30% अंक चाहिए। इसका मतलब ये दोनों बात एक ही, ये सफल अंक है और ये सफल का प्रतिशत है, दोनों बात सेम है। यहाँ अगर असफल अंक होते, सफल होते तो बराबर में नहीं लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अंक और प्रतिशत दोनों सेम है। ठीक है, सफल है, यहाँ भी सफल है, इसलिए इनको बराबर में हम लिख सकते हैं। तो कुल पूर्णांक का मतलब पूरा 100% हमें निकालना है कि पूर्णांक कितने का वो आता। तो 30% का मान हमारे पास अगर 120 है तो 1% बराबर हो जाएगा 120 बटा में 30।
भाई एक का निकालते हैं तो कम कम के लिए भाग करते हैं, मैं एक नियम में भी समझ लिया था, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 ज्यादा हो जाएगा तो 120 बटा में 30 और गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 3 से 3 चौक 12, 4 को 100 से गुणा किया तो 400, ठीक है। 4 को 100 से गुणा किया तो, सॉरी यहाँ पे 120 लिख दिया मैंने, 180 था यहाँ पे, तो 210, सॉरी 210, 120 की जगह 210 लिख दिए, तो यहाँ पे 210 हो जाएंगे, तो 210 तो 3 7 21, 7 हो जाएंगे और 7 से, सॉरी, ठीक है। तो ये 210 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700। पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 700। 210 की जगह 120 लिख दिया तो 210 था, ठीक है। सफल 30% बराबर 210 है, तो 1% बराबर 210 बटा में 30, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा में 30 गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 3 7 21, 7 को 100 से गुणा किया तो 700, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हमारे पास, रामबाण विधि से हम यहाँ तक तो करेंगे कि सफल होने के लिए 210 अंक चाहिए और सफल का प्रतिशत 30% है, तो इसके प्रतिशत से उल्टे से गुणा कर लेंगे, 210 गुणा में 100 बटा में 30, ठीक है। 1 0 से 1 0, 3 7 21, 7 को 100 से गुणा किया तो 700। तो टोटल पूर्णांक यानी कुल पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 700 अंक का, तो बी हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संध्या ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वो 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशु 40% अंक प्राप्त किए, अंशु ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक। अब दो है इसमें, ठीक है। एक संध्या है, एक अंशु है, दोनों परीक्षा के अंक तो दोनों की सेम है, मतलब पूर्णांक तो, ठीक है। अब संध्या ने तो 25% अंक प्राप्त किए, जो क्या है, वो 25% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब है कि वो 40 अंक से फेल हो गए, ठीक है। यानी उत्तीर्ण से वो 40 अंक कम थे, ठीक है। और उसी परीक्षा में अंशु ने 40% अंक प्राप्त किए, जो क्या थे, उत्तीर्ण जो अंक थे उससे 35 अंक उसके अधिक थे, तो कुल पूर्णांक कितने का था, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। कुल पूर्णांक जब दो बच्चों के बीच हमें दे दिया जाए तो कुल पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटा में प्रतिशतों का अंतर, बस ये दो बात ध्यान रखनी है। और गुणा में तो 100 लिखेंगे, क्यों, ठीक है, गुणा में 100 लिखेंगे, ठीक है। तो अंकों का अंतर बटा में प्रतिशत का अंतर गुणा में 100, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अंकों का अंतर, तो अंक देखिए यहाँ पर, इसके अंक है 40 और इसके हैं 35, लेकिन देखिए ये तो 40 अंक से फेल हुई है और ये 35 अंक से क्या हुए, अधिक है। ये तो उत्तीर्ण से कम है और ये अधिक है, ठीक है। तो अंतर करने का मतलब है कि ये तो कम है और ये ज्यादा है, तो फिर क्या होंगे हमारे यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। हमारा तो 25 और 40, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारे 15, ठीक है। और गुणा में 100, 15 हो जाएगा ना भाई। 40 माइनस 25 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 40% माइनस 25%, ठीक है। आगे करते हैं, तो कितने हो गए सर, ये हमारे 75 और बटा में कितने बच गए यहाँ पे 15 और गुणा में 100, ठीक है। तो यहाँ पर 15 एकम 15, 15 5 75, ठीक है। तो 5 को 100 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 500, तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा हमारा 500 का, ठीक है। पूर्णांक कितने का हो जाएगा 500 का, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज भी हमने प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को जाना है, समझा है, कई, क्योंकि प्रतिशत से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहले हमने बेसिक बातें सीखी, अब सवाल कैसे कैसे आते हैं, अभी और भी सवाल बाकी है, जैसे वोट वाला मैंने आपको बताया था, तो उनको भी हम करेंगे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।